हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से एसएमबी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सभी को। आशा करता हूँ सभी अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो। वेरी गुड बेटा। आज हम समझने वाले हैं वर्णमाला। हिंदी है ना, हिंदी के अंदर होती है वर्णमाला। तो वर्णमाला में जो है कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे अभी। ठीक है ना। अगर आप जैसे पक्षी बोलते हैं ना, चींचा चींचा करते हैं, ये भी उनकी एक भाषा होती है। ऐसा नहीं कि आप ही अपने ये जो वर्णों में क ख ग करके बोल रहे हो, वही एक भाषा होती है। सबकी भाषाएं होती हैं, उनकी सबकी एक व्यवस्था होती है अलग। ठीक है। तो हम अपनी भाषा को समझते हैं। भाषा शब्द कहाँ से आया था? संस्कृत के भाष शब्द से। कहाँ से? संस्कृत के भाष शब्द से आया था भाषा। ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि। यदि ध्वनि और वर्ण में भी पूछा जाए सबसे प्राथमिकता किसे दोगे, तो उसमें प्राथमिकता दी जाएगी किसे? ध्वनि को। क्योंकि हम कुछ भी बोल रहे हैं, पहले आपके कानों में सबसे पहले स्वर पहुंच रहे हैं। स्वर मतलब एक ध्वनि पहुंच रही है। अब उस ध्वनि को आपने फील किया कि कुछ साउंड मेरे पास आया। अब उस साउंड में फिर क्या बोला, फिर आपके माइंड ने ये क्लियर किया कि इन्होंने क्या बोला। अब जब आपका दिमाग ये सोच के फाइनल कर रहा है कि इन्होंने ये बोला, उसके बाद वो आकृति लेगा किसकी? वर्ण की। जैसे हमने बोला राम, तो पहले आपके पास राम की एक साउंड पहुंची, एक ध्वनि पहुंची। उसके बाद फिर आपने इसको जो है आइडेंटिफाई किया, इसको जो है समझा कि इन्होंने ये शब्द बोला है। पहले ध्वनि, उसके बाद में वर्ण। ऐसे होता है। ठीक है। ठीक है। अब जो हमारे वर्ण हैं, वर्णमाला। वर्णमाला की थ्योरी क्या कहती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। मतलब एक वर्ण है अ से ज्ञान तक। ठीक है। अब वो सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, अ आ ई उ ऐसे करके क ख ग, मतलब व्यवस्थित तरीके से इसको वर्णमाला कहा जाता है। ना कि आप जो है अव्यवस्थित तरीके से कहीं पे भी डाल दो। पहले क लिख दो, उसके बाद जो है आप जो है ई लिखो, पहले फिर ट लिख दो, उसके बाद ख लिखो। ऐसे उल्टा सुल्टा डाल दोगे आप जो आगे पीछे करके, तो एक अव्यवस्थित तरीका हो जाएगा। वो वर्ण की एक माला नहीं बनेगी। फिर कहते हैं वर्ण माला, फिर वो माला नहीं बनेगी, फिर वो कचरा हो जाएगा आपका। ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। अब इसमें वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर में क्या होता है? स्वर क्या होते हैं? स्वर। स्वर स्व मीन स्वतंत्र, जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, उन्हें स्वर कहा जाता है। आशा करता हूं यहां तक आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक। अब जो व्यंजन होते हैं उनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे कि देखो, व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है। अब इसमें ये बहुत सारी जगह मैंने देखा है, कहीं लिखा होता है स्वर कितने होते हैं जी? 13। कहीं लिखा होगा स्वर कितने होते हैं जी? 11। कहीं कोई कहेगा 10, कोई व्यंजन बताएगा 33, कोई 35, कोई 37। कोई भी गलत नहीं है। सबने जिसने जैसा समझा, देखा, उसको उड़ेल दिया। तो अब जैसे ये तो आपने समझ ही रखा है कि हमारे जो है वर्णमाला में टोटल वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं।
तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 52 होते हैं, वो भी ऐसे उड़ेल दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो वो हम समझेंगे कितने होते हैं आज, अपने आप गिन लेना। ठीक है, तो जो आप गिनोगे उतने होते हैं। अब कोई कहे कि 52, मैं नहीं मान रहा, कोई कहे 50 नहीं मान रहा जी, कोई कहे 55 नहीं मान रहा जी, मैं तो खुद से देखूंगा। ठीक है, तो आप खुद से देखो। आप देखो, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? संस्कृत के भाष शब्द से। कहां से? संस्कृत के भाष शब्द से। आप देखो, किसी वर्ण के नीचे यदि हलंत लगा मिले आपको, जैसे कि इसके नीचे लग रहा है इस प्रकार का, तब आप ये समझ सकते हो कि इस वर्ण में स्वर इंक्लूड नहीं है, स्वर इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ यह व्यंजन है, उसमें से स्वर को निकाल दिया गया है। ठीक है, जैसे देखो, कोई भी शब्द बिना स्वर के नहीं बन सकता। जैसे देखो, राम, राम, अब इसको आप खोलो तो ये क्या निकलेगा? र, इसके नीचे हलंत लग जाएगा क्योंकि इसमें से अ को हम अलग करने वाले हैं, प्लस अ प्लस म के अंदर अ था छोटा वाला, उसको हमने अलग कर दिया, तो अब ये हलंत में आ गया। अब ये ऐसे बनेगा राम, राम को ऐसे खोलोगे आप, तो कोई भी व्यंजन स्वर के साथ ही चलता है। देखो, ये व्यंजन था, इसके साथ ये स्वर था, इसके साथ ये स्वर था। ठीक है, ठीक है। तो अब जो है हम देखने वाले हैं, भाष शब्द से, संस्कृत के भाष शब्द से उत्पत्ति हो गई इसकी। ठीक है, वर्ण की सबसे छोटी इकाई, वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्ण की नहीं, इसको कहो आप भाषा की, है ना, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो, समझते हैं पहले स्वर। स्वर में होता है पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, क्या होते हैं ये? ह्रस्व स्वर। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर में। ठीक है ना, ये सभी होते हैं दीर्घ स्वर, मतलब बड़े वाले स्वर। ठीक है, अच्छा, एक होता है प्लुत स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत दूर है, उसको तुम आवाज दो, तो कैसे दोगे? ओ, ऐसे करके एक लंबी सी आवाज खींचोगे, तो बहुत लंबी एक, किसी स्वर को एक लंबी तरीके से खींचना, वो होता है कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। किसी स्वर को लंबा खींचना, किसी स्वर को लंबा खींचना। ठीक है,
किसी भी स्वर क्या वर्ण को भी, है ना, किसी भी वर्ण को भी, किसी भी वर्ण को लंबा खींचना ऐसे कह सकते हो, ठीक है। ये होता प्लस स्वर। चलो वेरी गुड। अब आप देखो कुछ शब्द आपने सुने होंगे जैसे सघोष, अघोष, अल्प प्राण, बाप्राण, ठीक है, उन सबको देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम स्वरों की संख्या कितनी है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि देखो लघु स्वर कितने हो गए, 4 हो गए आपके, दीर्घ स्वर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हो गए, ठीक है। मतलब उच्चारण के आधार पर, लेखन वाला भी बाद में आएगा, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 10 प्लस 1 करके 11 कर दो, क्योंकि इसमें आप री को जोड़ सकते हो। देखो री को मान रखा है लोगों ने जबरदस्ती, अदरवाइज री कोई स्वर नहीं है। री एक बात, और री उसमें र तो वैसे ही आ रहा है, तो हाँ उसमें र वर्ण से तो आप व्यंजन से तो उच्चारण ही कर रहे हो फिर भी, लेकिन जो मान्यताओं के आधार पर हिंदी भाषा में री को स्वरों में इंक्लूड कर रखा है। तो 10 स्वर आपके जो है जेन्युइन हो रहे हैं, उसमें एक री मिलके ये हो गए 11। तो उच्चारण के आधार पर कितने हो गए, 11। अब एक होता है ये वाला, ये होता है अनुस्वार, ठीक है। अच्छा, अब एक ये वाला होता है, ये होता है विसर्ग, विसर्ग, ठीक है। अब देखो इनको क्या कहा जाता है, जैसे आप इसको पढ़ोगे तो इसका उच्चारण आप जहां पे भी करोगे तो न के साथ करोगे, न के साथ। जैसे कि आपने लिखा चंद, तो बिंदी लगी चंद, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो चंद को। तो इसका उच्चारण किसके साथ चल रहा है, न के साथ। मतलब इनको लिखा जाता है, मतलब लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 13। लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितनी थी, 11, 2 और ये इंक्लूड हो जाएंगे, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या हो जाएगी कितनी, 13। सिर्फ क्योंकि इनको लिखा जा रहा है किनके साथ, स्वरों के साथ, लेकिन इनका उच्चारण किसके साथ किया जा रहा है, व्यंजन के साथ। इसका हो रहा है न के साथ और इसका हो रहा है ह के साथ। जैसे कि आप देखो, अब ये 2 बिंदी कहां पे आएंगी यूज में, जैसे कि आपने लिखा पुनः, पुनः, क्या बोल रहे हो इनको आप, पुनः, ह बोल रहे हो ना, तो ह के क्या है, व्यंजन। प्रातः, प्रातः, प्रातः क्या है, ह क्या है, व्यंजन। तो इनका उच्चारण हो रहा है व्यंजन के साथ और इनको लिखा जा रहा है स्वर के साथ, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये है अयोग वाह। ना इनको इधर योग किया इनका, ना उधर योग किया इनका। योग मीन्स जोड़ना, अपने साथ मिलाना, अपने साथ इंक्लूड करना। तो इनको ना तो स्वर ने इंक्लूड किया अपने साथ, ना व्यंजन ने। स्वर ने कहा कि ठीक है तुमको जो है बोलने के लिए तो हमारे साथ रह लो, व्यंजन ने कहा ठीक है तुम्हारा उच्चारण हमारे साथ हो जाएगा। तो ये ना इधर के ना इधर के, तो इसलिए इन दोनों को जो है आप स्वर नहीं मान सकते हो, लेकिन मान भी सकते हो। वो मैंने आपको बता दिया कि कोई कुछ भी बताता है तो सबका सही है, जिसने जैसा समझा वो अब आप समझते जाओ सामने। उच्चारण के आधार पे आए क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो 11, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो 13, बिल्कुल फाइनल समझो इनको, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, कहीं पे भी आपका ये आंसर गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है अयोग वाह, अयोग वाह, ठीक है। चलो अब आगे है एक
ऐसे करके एक बिंदी आती है, ठीक है। इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे अनुनासिक। अनुनासिक क्योंकि इसका उच्चारण हो रहा है किससे? नाक से और मुंह से, दोनों से। मतलब जो हवा निकल रही है वो नाक से और मुंह से दोनों से निकल रही है। जैसे हाँस, जैसे हाँस ना, जैसे हमने लिखा हाँ स ना, तो अब देखो इसको आप बिंदी को ना जोड़ो तो आप बोलोगे इसको हस ना, लेकिन सब शुद्ध कब बनेगा? हंस ना। और अब जैसे देखो ये क्या है? आंख, क्या? आंख, लेकिन इसके ऊपर जैसे ये बिंदी लगी तो ये क्या बन गया? आंख। आंख, ठीक है। तो नाक से जो उच्चारण हो रहा है इसलिए ये क्या है? अनुनासिक, ठीक है ना, अनुनासिक। और एक निरनुनासिक भी होता है या मौखिक, जिसका उच्चारण नाक से नहीं होता, सिर्फ मुंह से ही होते हैं, ठीक है, वो होते हैं निरनुनासिक। इससे अलग जो भी हैं वो सभी होते हैं उसमें, ठीक है। हाँ, तो ये आपका एक और बढ़ गया। इसको कहां डालोगे? इसको यहीं पड़े रहने दो, ठीक है। बस ये ध्यान रखो, लेखन के आधार पर स्वर 13 और उच्चारण के आधार पर स्वर 11। वेरी गुड। चलो अब देखते हैं, जैसे कि हमने अभी ये जो अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, पहले थोड़ा व्यंजन समझ लेते हैं तब बताएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके बारे में भी बता देंगे कि व्यंजनों में कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, कौन घोष अघोष है, ठीक है। तो अल्प प्राण में क्या होता है? किसी भी वर्ण को बोलते समय कम हवा निकले। जैसे कि देखो क, और आपने बोला ख, दोनों को बोल के देखो क ख। क में कम हवा निकली तो क क्या हो गया? अल्प प्राण। ख में अधिक हवा निकली, ख हो गया महाप्राण। बस अल्प मीन्स थोड़ा, मा मीन्स ज्यादा, प्राण मीन्स हवा, प्राण मीन्स हवा। कम वायु निकले जिस वर्ण के उच्चारण में वह अल्प प्राण होता है, जिस वर्ण के उच्चारण करने में अधिक वायु निकले वो महाप्राण होता है। ऐसे ही व्यंजनों को समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले व्यंजन देख लेते, उसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, घोष अघोष को देखते हैं। तो अब जैसे देखो, अच्छा अब ये और समझ लो, जितने भी स्वर हैं ये सभी क्या हैं? जितने भी स्वर हैं ये सभी जो है घोष हैं। अच्छा, घोष क्या होता है? जिसके उच्चारण से हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो वो होता है घोष, उसी को बोलते हैं सघोष। और जिसमें कंपन ना हो वो अघोष। कंपन का मतलब एक वाइब्रेशन था बोलते समय, जैसे कि अ, आ, ई, ओ, मतलब अंदर तक एक वाइब्रेशन होगा, जैसे ओम बोलने में होता है ना, यही सघोष होते हैं। ये जितने भी हमारे स्वर हैं ये सभी सघोष होते हैं, क्योंकि सब में जो है वाइब्रेट होता है, बॉडी में कंपन होता है स्वर तंत्र में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि जितने भी स्वर हैं वो सभी आपके क्या हैं? सघोष या घोष। चलो अब देखते हैं व्यंजन। क्या देखते हैं? व्यंजन। अब व्यंजन में जो है जैसे कि क, ख, ग, घ, ठीक है बेटा। इसके बाद च, छ, ज, झ, ये यहाँ। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, और ये ण। और इधर लिख लो ये और ये, ठीक है ना। इनको भी समझाएंगे ये क्या है अलग से। अच्छा, ये जो अभी हमारे लिखे जा रहे हैं ये है क्या? स्पर्शी व्यंजन। कौन से? स्पर्शी व्यंजन। कितने होते हैं ये? 25 स्पर्शी व्यंजन लिखे जा रहे हैं। मतलब जो भी आप मुंह से बोलोगे तो वो हवा जो अंदर से निकलेगी वो स्पर्श करती हुई निकलेगी। और किस किस
अंग को स्पर्श करती हुई निकलेगी, वो अभी समझते हैं। ये हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध और ये न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और ये म। ठीक बेटा, क्या हो गया ये देखो क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग। एक वर्ग में कितने वर्ण हैं, कितने व्यंजन हैं? 5, क ख ग घ ङ। ठीक है, दूसरे में भी 5 और टोटल वर्ग कितने हैं? 5 और एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। तो 5 इंटू 5 करोगे तो 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, कितने? 25। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? इनको कहेंगे बेटा हम क्या? स्पर्शी व्यंजन। क्या इनको कहेंगे हम? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं ये है आपके 25। अब निकालते चलना कहां से कितने निकल रहे हैं। ठीक है, स्वर निकल आया आपके पास 11 13, लेखन के लिए 13, स्पर्शी व्यंजन निकले आए 25। अच्छा, अब ये दो है, इनको बोलते हैं द्विगुणी व्यंजन। द्विगुणी व्यंजन इनको बोलते हैं हम द्विगुणी व्यंजन। ये कितने हो गए? 2। ठीक है ना, जैसे इनका अपने आप में एक महत्व है, वो आपको पता ही है, जैसे कि फिर भी समझा देते हैं। जैसे देखो प ड न, देखो ये ढक्कन ढ बोलते हैं ना, ढ, तो ये क्या होगा? पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। अच्छा, इसको पढ़ना कैसे होगा? पढ़ना जैसे से नीचे आप बिंदी लगा दोगे तो ये हो जाएगा पढ़ना, कि बच्चा पढ़ रहा है ना। और ये पढ़ा, पढ़ा, लेकिन जैसे से नीचे आप बिंदी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ा, कि वो पढ़ा है वहां पे। ठीक है, तो ये द्विगुणी व्यंजन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, ये हो गए आपके क्या? स्पर्शी व्यंजन। अब इनके बाद हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन के कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। कितने हो गए? 4। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। ठीक है, अच्छा, अब जो है इसके बाद देखते हैं अंतस्थ व्यंजन के बाद आता है आपका क्या? ऊष्मीय व्यंजन। क्या? ऊष्मीय व्यंजन। अच्छा, ऊष्मीय व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? स, श, ह और श। ठीक है ना, ऊष्मीय व्यंजन, क्योंकि इनको बोलने में ऊष्मा प्रवाहित होती है एकदम बाहर की तरफ, जैसे श, श, ह, श, मतलब एकदम बाहर एक आवाज निकल रही है, ये गरम गरम, इसलिए ये ऊष्मीय व्यंजन हो गए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनके बाद तो ये कितने हो गए? ये भी 4 हो गए। इनके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा होता है? छ, त्र, ज और वो श्री वाला श्र। ठीक है, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो व्यंजनों के संयुक्त रूप से बने हुए व्यंजन हैं, वर्ण हैं। ठीक है, 2 वर्ण द्वारा मिलके एक वर्ण बना है, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त, और व्यंजन है इसलिए व्यंजन। ठीक है, जैसे कि देखो संयुक्त स्वर में भी होते हैं, भले ये कहा जाता है ना कि वो स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके वो स्वतंत्र हैं, मतलब स्वर स्वर के साथ ही बोला जाएगा, लेकिन वो फिर भी संयुक्त हैं। ठीक है ना, जैसे अ और ए मिलके क्या बनता है? ए, ऐसे करके। ठीक है, तो वो वाले संयुक्त हैं, आगे वाले
अ और उ मिलके क्या बनता है? ओ। तो ध्यान रखना वो भी संयुक्त है उसमें। तो अब ये संयुक्त व्यंजन में देख लो भाई, क प्लस श मिलके बनता है तुम्हारा ये छ। इंग्लिश बनती भी ऐसे ही है। छ का क्या होता है? के एस एच होता है ना, के एस एच। तो क का के, श का एस एच। ये त और र से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन। तो ये कितने हो गए? ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। तो अब तक देखो कि हो कितने गए, ये कितने हो गए ये देख लेते हैं अभी तक, ठीक है। तो देखो 4 ये हो गए और 4 ये 8 और 4 कितने हो गए? 12। 12 और 2 कितने हो गए? 14। 14 और 25 कितने हो गए? 39। 39 और आपके ये वाले ये 13। 39 और 13 कितने हो गए? 52, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे वर्णों की संख्या कितनी है? 52। हमने यहां पे सिद्ध करके देख लिया लेखन के आधार पर। किसके आधार पे? लेखन के आधार पे। तो लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी है? 52। तो आप जो है यहां लिख सकते हो वर्ण लेखन के आधार पर। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो यही आएगा, स्पेशल कहेगा कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, लेखन के आधार पर कितने होते हैं। आए क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे ही आते हैं वो। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, 52 होती है, ठीक है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 फाइनली, ठीक है। वेरी गुड। चलो अब इनको देख लो, घोष को। अब देखो घोष या सघोष, ठीक है ना। देखो किसी शब्द में स लगने से उसका नेगेटिव नहीं होता है, अ लगने से नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। उसका विपरीत हो जाएगा अ लगने से। स लगने से तो वो जो है उसी को और ज्यादा मतलब एक समृद्ध बना रहा है। जैसे आपने कहा कि वो बहुत प्रसिद्ध हो गया है, और फिर आपने कहा कि वो तो बहुत सुप्रसिद्ध व्यक्ति है। तो प्रसिद्ध तो है ही, उसमें स लगने से वो और ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब अच्छा शासन कर रहे हो, शासन, शासन तो अच्छा है ही, लेकिन कुशासन अच्छा नहीं है। तो शासन में आगे सो लगा दो, स लगाते शासन और सुशासन, तो शासन अच्छा हो गया। तो स लगाने से उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, जो है वही होता है, बस वो और ज्यादा गहरा हो जाता है, ठीक है ना। इसको विपरीत बनाने के लिए क्या होगा? अघोष। कौन सा? अघोष, ठीक है। तो सघोष में क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन। अब जैसे देखो यहां पे वो बिंदी लग रही है अनुस्वार वाली, लेकिन ये उच्चारण क्या कर रही है? म का, कंपन, कंपन, ठीक है। तो ये है स्वर, और काम काय का कर रही है? व्यंजन का। कभी न की सपोर्ट कर दिया, कभी म की सपोर्ट करती है, ठीक है। कंपन हो उसे सघोष कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि सभी स्वर सघोष हैं, ठीक है, सभी स्वर सघोष हैं। और आपका ये भी यही क्लियर कर देते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। देखो क ख ग घ, पहले वाले एक वर्ण को बोलने पे कम वायु निकल रही है तो वो हो गया अल्प प्राण, दूसरे वाले में अधिक मिल रही है तो वो हो गया महाप्राण। तो ये पहले वाला क्या है, अल्प प्राण, ये महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण, अल्प महा अल्प क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। इनको स्पर्शी व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से जो वायु बाहर निकल के आ रही है वो क्या स्पर्श करते हुए आ रही है, ठीक है। जैसे कि क वर्ग, आपने बोला क, देखो बूटे बोल के क क क, मतलब आपका कंठ जो है कंट्रोल हो रहा है इससे, कंठ क ख ग घ, बोल के देखो, महसूस करो क, तो कंठ पे लोड पड़ रहा है ना, कंठ। तो ये कौन सा, ये वर्ण कौन सा हो गया, कंठ वर्ग। मतलब ये आपसे पूछ सकता है, तो ये हो गया आपका कंठ। क्या हो गया ये, कंठ, ठीक है ना, कंठ। किससे उच्चारण हो रहा है क वर्ग, कंठ से, ठीक है ना। अच्छा अब देखो उसके बाद च वर्ग, च च च, इसमें देखो आप च छ ज, मतलब मुंह से बोल के देखो, जो आपकी जीभ है वो ऊपर टकरा रही है किससे, तालू से। जो जैसे ये मान के चलो ये आपका मुंह है, ठीक है, ये आपका मुंह है और इसमें ये आपकी जीभ है, इसमें ये आपकी जीभ है, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ना ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, ये इसको बोलते हैं तालु, तालु इसको बोलते हैं तालु, ठीक है। तो आप बोलो च छ, ऊपर वाले से जीव टकरा रही है, ठीक है, तो ये हो गया तालु, ठीक है ना। ये वर्ग कंठ वर्ग हो गया, ये तालु वर्ग हो गया। मतलब यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पूछे ज तालु वाले वर्ग में है, कंठ वाले में है, ऑप्शन होंगे चार, तो फिर तालु वाले पे टिक करना है, ठीक है। अब हो गया ट। अब देखो हवा अंदर से आ रही थी, पहले कंठ प्रभावित किया उसने, फिर तालु, अब तालु के बाद किसका नंबर आ रहा है, जीव का, ठीक है ना, किसका, जीव का। और इसको क्या बोलोगे आप, मूर्धन्य, क्या, मूर्धन्य, इसको बोलोगे ट को मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, जैसे देखो ट ठ ट, मतलब ये जो जीव है ना, ये आपकी जीव ऐसे करके गोल घूम के इससे टकरा रही है, बोल के देखो, ऐसे टकरा रही है, देखो ट, मतलब ऐसे गोल गोल हो रही है ना, ट ठ, मतलब आगे से मुड़ रही है, जैसे ये ऐसे है ना आपका मुंह, और ये मान के चलो जीव है, जीव, तो ये जीव ऐसे टकरा रही है गोल घूम के इससे, ट ठ ड ढ ऐसे कर रही है, बोल के देखो, है ना। तो ये होगी मूर्धन्य, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद होता है त वर्ग। त वर्ग में क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धन्य। अब आ गया आपका दंत, दंत, जैसे देखो त थ द घ, अब आप बोलोगे तो दांतों का यूज हो रहा है, दांत आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा दंत। अच्छा अब ये हो गया, इसके बाद आता है कौन सा, प वर्ग, प। अब कौन सा वर्ग हमारा रहेगा, औष्ठ, औष्ठ, औष्ठ मीन्स होठ, जो होठ होते हैं ना आपके, ये लिप्स, इनको बोलते हैं औष्ठ, है ना। अब देखो ये प वर्ग जितना भी आप जो आपके होठ है ना, इनको टकरा के बोलोगे, जैसे देखो प ठ ब भ म, बिना होठों के टच किए आप नहीं बोल पाओगे प को,
प को बोलो बिना होठ टच किए, बोलो ऐसे मुंह खोल के, प बोल के दिखाओ, मुंह खोल के प बोल के दिखाओ, कोई भी ऐसे बोलो, प नहीं बोल पाओगे ना। तो ये प वर्ग क्या है? औष्ठ्य। प क्या? औष्ठ्य, औष्ठ्य, ठीक है ना, क्योंकि ये होठ से बोला जा रहा है। तो हमने आपको ये तो समझ आया है, प्रैक्टिकल करके भी बताया कि इसको हम कंठ क्यों बोलते हैं, तालु क्यों बोलते हैं, मूर्धन्य क्यों बोलते हैं, दंत क्यों बोलते हैं, औष्ठ क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, उम्मीद है आप सबकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसकी एक क्लास और आएगी कल, इसमें से कुछ छुटपुट रह जाएगा उसको भी करवा देंगे, और इससे जुड़े हुए कल 20 क्वेश्चन करेंगे। यह वर्णमाला का चैप्टर हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी में यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा, यदि किसी एग्जाम में एग्जामिनर से ये कहा जाए कि हिंदी का एक क्वेश्चन रखना है इसमें, तो वो वर्णमाला में से रखेगा एक क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग है, यहाँ से बेस है, यहाँ से बेस आपकी भाषा का। हिंदी क्या एक भाषा है, और इसका बेस कहां से होता है? वर्णों से, क्योंकि वर्णों से तो बोलते हो। हाँ ठीक है, तो वेरी गुड, ये सब कर लो। और ये आपको पता चल गया स्वर कितने होते हैं, लेखन के आधार पे 13, उच्चारण के आधार पे 11, ठीक है। और इसमें जो भी होगा कल और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, लेकिन हिंदी को हम आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे, और उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से समझा। और विश्वास रख के और चैनल से जुड़ते हुए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्रों के पास शेयर करो, सभी पढ़ो और सबको पढ़ने दो। वेरी गुड, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।